सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब आपको मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में, वो चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है और पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है या फिर रियल नंबर जिसको आप कहते हो, उस पूरे चैप्टर्स को लेकर के जितने भी फार्मूले इंक्लूडेड हैं वो सारे फार्मूले आपको मैं इस वीडियो में सारा का सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इस वीडियो जो है, ये जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो स्पेशली फार्मूला आपको बताना है, ताकि आप एक बार ये वीडियो देखो और एक जगह नोट बना लो और उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करो। स्पेशली जो स्टूडेंट बेसिक मैथ्स लिए हुए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट बेसिक मैथ्स लिए हुए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्या आएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फार्मूला बेस्ड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वैसे ही रहेगा लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इसके अंदर जितने भी फार्मूले मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, अगर आप वो सारा फार्मूला एक साथ लिख लेते हो और उसको रिवाइज करते रहिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने करीबन 8 चैप्टर या 7 चैप्टर के हम लोगों ने क्विक रिकैप सीरीज़ बनाया है, उसको मैं वापस से स्टार्ट करूंगा कल से। ठीक है, तो आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो किस पे है, फार्मूला बेस्ड पे है। तो जो भी लोग चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और भी ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ मैंने लिखा है लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूले लिखा हुआ है। एक्चुअली फार्मूले जो होता है ना वो क्या होता है, फार्मूला का प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, प्लूरल माने बहुवचन। एनसीईआरटी 10, सीबीएसई 10, मतलब ये क्लास 10 के लिए है और सीबीएसई ही नहीं, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए भी है, उनके लिए भी ये वीडियो है और वो भी जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो इसमें यहाँ पे हमको मिल जाएगा, बोर्ड प्रिपरेशन का है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स है। तो बेसिकली आप देखे होंगे रियल नंबर में कोई फार्मूला वैसा कुछ खास यूज़ करना नहीं है। ठीक है, तो आपको यूज़ क्या करना है, तो आपको बेसिकली जो है ना सेकेंड चैप्टर से फार्मूला यूज़ है। तो सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स। तो देखिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर the roots of the polynomial। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, रूट्स है पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल का, मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। क्या लिखते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला जो आने वाला है आपके सामने वो क्या आने वाला है, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब ये माइनस बी क्या है, तो देखिए बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये सेकंड फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अच्छा, जब आपके पास सम ऑफ द रूट्स गिवन दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। जब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आप पॉलिनोमियल को फॉर्म करो, तो स्टैंडर्ड एक्सक्यूज मी, स्टैंडर्ड मतलब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म करना है पॉलिनोमियल का, और आपके पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप कैसे बनाओगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में यही 3 फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो पॉलिनोमियल के लिए ये 3 फार्मूला काफ़ी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
देखिए वैसे इस चैप्टर में कोई विशेष फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं दो वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन आपको जरूर मिलेगा जो आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें तीन टाइप के मेथड्स पढ़ने होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपको पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोग जो इसमें यूज्ड फॉर्मूला है ना वो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन गिवन दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो पहला केस क्या है वो देखते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर है, कोफिशिएंट ऑफ इधर का x, कोफिशिएंट ऑफ इधर वाला, ठीक है। तो अगर a1 बाई a2 का वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होगा को इंसिडेंट लाइन, क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट, तो को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। सिमिलरली अगला फॉर्मूला जो है वो क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। मतलब दोनों इक्वेशन में a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 अगर आपस में बराबर आते हैं तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, या फिर आप उसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, सॉरी, यहाँ कोइंसिडेंट लाइन नहीं होगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग क्यों होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। वो थोड़ा मिस्टेक आप देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। उसके बाद आइए थर्ड वाला, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये किसके लिए हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में लाइंस कैसा होता है, पैरेलल। तो क्या लिखेंगे आप, पैरेलल लाइंस, ठीक है। मतलब ये आपका हो गया सॉल्यूशन वाइज, ये हो गया ग्राफ वाइज, और ये हो गया कंडीशन। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, दो चीज बस एक आपको याद रखना है, इन दोनों के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कंसिस्टेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंसिस्टेंट। और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इनकंसिस्टेंट। क्या यूज किया जाता है, इनकंसिस्टेंट। और आप देखिएगा, याद रख लीजिए, बोर्ड्स में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, 110% रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है यहाँ से, आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रह सकता है यहाँ से, तो इसको अच्छे से आप करिएगा। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर जो क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। तो चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली आपको बहुत सारा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसमें आपको मेन फॉर्मूला जो होता है, जो आपको एग्जाम में भी यूज मतलब आपसे पूछा जाएगा, वो डिस्क्रिमिनांट वाला होता है। तो डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट जिसको कि आप D से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। अब इसके कंडीशंस कुछ होते हैं, तो आइए कंडीशन चेक कर लेते हैं। यही फॉर्मूला है, इसमें यही फॉर्मूला है और रूट का एक फॉर्मूला आएगा। तो d अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ रहा है d का, पॉजिटिव। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो केस में, उस केस में क्या हो जाता है, रूट्स आर रियल। क्या लिखेंगे,
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब आइए नेक्स्ट, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 मतलब 0 पॉजिटिव ही है, वो भी मान के चलते हैं हम लोग, उस केस में क्या हो जाता है? अगेन रूट्स आर रियल, रूट तो रियल होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब आपके दोनों रूट जो आएंगे अल्फा एंड बीटा, वो दोनों क्या हो जाएंगे? रियल रूट्स आएंगे और दोनों सेम आएंगे, एक ही जैसा रूट रहेगा। थर्ड कंडीशन क्या है? d लेस देन 0। d की वैल्यू जब क्या होगी? लेस देन 0 होगी, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा? d का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगा क्योंकि 0 से कम नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा? रूट्स आर नॉट रियल या फिर अनरियल या फिर इमेजिनरी। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया रूट्स की बात, गिवन कंडीशन की बात। यहां से भी एक क्वेश्चन रहेगा भाई, एकदम श्योर शॉर्ट यहां से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब आइए अल्फा एंड बीटा निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। जब इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा एंड बीटा निकालते हैं तो क्या होता है? तो मान लेते हैं 2 रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि डिग्री 2 है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 रूट तो जरूर आएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो गया किसको निकालने का फॉर्मूला? अल्फा को निकालने का, एक रूट को निकालने का फॉर्मूला। नाउ बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगेन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको d से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बस इतना ही फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को पढ़िए और उसके हिसाब से क्वेश्चन को प्रोसीड करिए। हाँ, जब आप बात करेंगे प्रॉब्लम सम्स की तो इक्वेशन फॉर्मेशन इसमें थोड़ा टफ होता है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, 1-2 क्वेश्चन को दोबारा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो ईजी बनेगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद स्टार्ट करते हैं एपी। तो एपी देखते हैं हम फटाक से। देखिए एपी फुल फॉर्म आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला चीज है डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 2 टर्म है, अगर कंसेक्यूटिव 2 टर्म है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। फिर आता है nth टर्म, दैट इज an में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 d। सब टर्म्स के अपने अपने मतलब है, मैं लास्ट में लिख दूंगा वो। अब आ जाइए सम ऑफ n टर्म्स। पहले क्या था? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब आ गया sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। एक और फॉर्मूला होता है sn का, वो भी मैं लिख देता हूं, n/2 a प्लस an। बहुत सारे बुक में यहाँ पे a दिया रहता है और यहाँ पे l दिया रहता है। l बोले तो लास्ट टर्म, यहाँ पे भी l आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, an निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, किस केस में? सम वाले केस में। अगर आपके पास सम दिया हुआ रहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आता है इस फॉर्मूले पे, sn माइनस 1। भाई ये जो फॉर्मूला है आजकल मैं देख रहा हूँ बोर्ड में, इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो एपी में आता है वो ज़्यादातर इसी फॉर्मूला पे रहता है। ठीक है, आपको सम ऑफ nth टर्म दिया रहेगा, उसके बाद भी दिया रहेगा, और आपको nth टर्म दिया रहेगा और बोलेगा पूरा एपी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप विशेषकर ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होता है, जिसमें आपको पता है 3 टर्म्स अगर होता है तो क्या लेते हैं हम लोग? a माइनस डी a, और एक क्या लेते हैं? a प्लस डी। अगर आपको कभी भी बोला कि क्या लेने के लिए? 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स, है ना, कंजिक्यूटिव टर्म्स बोलेगा तो आप ऐसे लेंगे। ज़्यादातर केसेस में 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स आता है, वैसे आप 4 भी लिख सकते हो, तो 4 आप देख लेना। उसके बाद इसके बाद इस सब का जो मतलब है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। जैसे मान लो अगर आपके पास a3 है, थर्ड टर्म बोला है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? a प्लस 2d। सिमिलरली अगर a17 है, a17 मतलब 17वां टर्म, तो कैसे लिख सकते हो उसको? a प्लस 16d। यहाँ पे जितना भी वैल्यू लिखा रहेगा उससे एक कम लिख देना है यहाँ पे d के साथ। अब सबका मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, सबको पता होगा। ठीक है, एकदम बेसिक है, फिर भी आप समझ लो एक बार। a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म,
ये भी सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और क्या आ रहा है an बोलते हैं या l बोलते हैं, बोथ स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद sn सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। यही 4-5 चीज था, और तो कुछ छूट नहीं रहा है और कुछ भी नहीं छूट रहा। तो इस हिसाब से आपको एपी में इतने ही फॉर्मूले का यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अगला चैप्टर जो है वो क्या है आपका, एपी के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं हम लोग, वो यहां पे मैं लिख देता हूं। सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जब बोलता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो इक्वी डिस्टेंस के होते हैं ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस दैट वाला, उसमें पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आता है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? x,0। उस केस में क्या होता है, जब भी बात पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोल रहा है तो आपका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। सिमिलरली पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? 0, y। अगर पॉइंट ऑन y एक्सिस बोल रहा है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, पॉइंट ऑन x एक्सिस बोल रहा है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज है। सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। मान लेते ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 है। तो यहाँ पे अगर मैं AB का डिस्टेंस निकालूं तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है आपके पास और आपको चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? सपोज ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ AB, अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला, प्लस फिर निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ BC, सेम क्राइटेरिया, ठीक है। फिर प्लस नहीं, फिर हम लोग इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, दोनों को ऐड करते हैं और फिर क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ AC। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ AC। अगर इन दोनों को ऐड करने से डिस्टेंस ऑफ AC और LHS और RHS वैल्यू बराबर आता है, तो मतलब क्या हो गया? पॉइंट जो है वो क्या है? कोलिनियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। अब आइए सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है अब? सेक्शन फॉर्मूला। देखिए बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन है A और B, और इसको एक पॉइंट P पे सेक्शन कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया, सेक्शनाइज्ड कर दिया गया है। तो इसको हम लोग किस में बांट देंगे? M और N में बांट देंगे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेंगे कैपिटल X, कैपिटल Y। इसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए स्मॉल x, स्मॉल y1, स्मॉल x2, स्मॉल y2, ठीक है। तो अब x इज इक्वल्स टू जो होगा फॉर्मूला क्या बनेगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला का मेन फॉर्मूला। अब इसी से डिराइव क्या हुआ? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या डिराइव हुआ? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट के लिए भी बहुत आसान है, मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लीजिए फटाक से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी सेक्शन फॉर्मूला में जो गिवन सेक्शन है, जैसे 2:3 या 4:1, वो नहीं दिया हुआ रहता है, अननोन रहता है, तो आप ऑलवेज क्या लोगे? k:1 लोगे।
ये चीज़ याद रखिएगा। जब भी आपके पास रेशियो गिवन नहीं रहेगा तो आप क्या लोगे, k:1। तो ये जितने भी फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है वो सारा किस में यूज होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। इक्विडिस्टेंस का एक चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये पॉइंट P जो है वो अगर पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, समझिएगा पॉइंट P जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, PA का जो डिस्टेंस होता है वो PB के बराबर इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, और आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहीं पे, समझने में आपको आसानी पड़ेगी। तो उससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आप उसको इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी गो टू व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसान चीज़ है, बहुत बार आपको मैंने बताया है। इसमें ट्रिगो, सिंपली ट्रिगो लिखते हैं इसको। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, टी रेशियो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी रेशियो। ठीक है, टी रेशियो सिंपल 6 फंक्शन है। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये सीन पूरा किसका था, किसका था, टी रेशियो का। ठीक है, अब कुछ सिंपल फॉर्मूले। ठीक है, जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। जहाँ भी आप क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हो ना, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा, बहुत मारामारी है। ठीक है, तो इसको आप जरूर यूज़ करिएगा। ठीक है, अगला क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये क्या दे देगा आपको, कॉट थीटा। ये 2 स्पेशल क्लास के फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और जहाँ तक बात है एंगल्स, तो एंगल्स का टेबल मैं अब यहाँ बनाने वाला नहीं हूँ। एंगल आपको याद होना चाहिए साइन 30 का। देखिए मैक्सिमम जो यूज़ होने वाला चीज़ है ना, वो क्या होता है यूज़, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, टैन 60, टैन 45, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कम से कम याद तो होने ही चाहिए। साइन 30 1/2, कॉस 60 अगेन 1/2, ठीक है, टैन 60 √3, टैन 45 1, और टैन 30। टैन 30 देखो मैं टैन का तीनों क्यों लिखा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझिए। ये तीनों लिखने का एक ही रीज़न है कि जब आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करोगे ना, तो भाई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला यही तीनों है। अगर आपको ये तीनों फार्मूला याद रहा तो आप कम से कम जब इक्वेट करते हो, वैल्यू पुटअप करते हो, तो गलत नहीं पुट करोगे। अगेन टैन 60 √3, टैन 45 1 एंड टैन 30 1/√3। इनको तो याद कर लेना, कभी गलत मत करना। अब आ जाइए आइडेंटिटीज़। तो टी आइडेंटिटीज़, टी आइडेंटिटीज बेसिकली 3 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या है, तो पहला तो आपको पता होगा एकदम सिग्मा वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिंपल है। अगला फॉर्मूला क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, जो किसके बराबर होता है, टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। अब इस हर एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह टैन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर -1। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ से भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों का मिला करके इतना ही फॉर्मूला यूज करना है। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हाँ कुछ 1-2 रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो यूज होता है, दैट इज कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1/sec थीटा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। उसी तरह आप कोसेक को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो। तो ये सारा चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लेकिन मोर और लेस आपका इतने में काम आराम से हो जाएगा। इतना आपको फॉर्मूला बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। तो अब हम लोग किस पे चलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें कवर हो गया। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगर आप देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, बहुत ही ज़्यादा इजी है, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़े होंगे आप।
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, कंप्लीट बाय में 2 है, या 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट ऐसे लिखो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब आ जाइए थर्ड, जो नया है आपके लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब किसी भी सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब आ जाइए फोर्थ नंबर, एरिया ऑफ सेक्टर। भाई सेक्टर का मतलब पिज्जा खाए है ना, सभी लोग खाए होंगे। तो एक पार्ट जो होता है ना, जिसमें 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है, 2 रेडियस, कहने का मतलब 2 रेडियस और ये वाला आर्क के बीच का जो पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या आता है? फिफ्थ नंबर, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए सेगमेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और एक क्या होता है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। सेगमेंट, सेक्टर, ये सारा चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लीज़ वीडियो को जाके एक बार देखें अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ सकता है आपको, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल सिंपल है, बहुत इजी है, क्या है? 2 पाई आर। सिंपली सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा खेल है, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r, और 2r को आप क्या लिख सकते हो? d भी लिख सकते हो, तो पाई आर प्लस d भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सरकमफरेंस और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो। अब हम लोग किस पे आते हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए उसको भी देख लेते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है, ऐसा आप लोगों के मुंह से मैंने सुना, बहुत लोगों के मुंह से, बहुत स्टूडेंट लोग बोलते हैं बहुत टफ है, कैलकुलेशन नहीं होता है। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, और फ़ोन से कैलकुलेशन नहीं करके हाथ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिख लिख करके। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने हैबिट देखा है, सीधे फ़ोन उठाते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं, फटफट कर दिया, उससे आपका एट अ टाइम तो आंसर आ जाएगा, लेकिन CBSE कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है भाई, इसीलिए मेहनत थोड़ा आपको खुद से करना होगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सीन क्या है? तो सबसे पहले मैं इधर वॉल्यूम लिख देता हूं, ठीक है, इधर LSA, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई? CSA लिख देता हूं, ये कॉलम, और ये हो गया TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब एक एक करके हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? A क्यूब। क्या होता है? A क्यूब। इसका यूनिट सेंटीमीटर पर क्यूब या फिर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। यूनिट आपको प्लीज़ याद करिए, अच्छे से याद रहना चाहिए, यूनिट इसी को बोलते हैं। इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और बगल में सब में यूनिट जरूर लगाना। यूनिट अगर नहीं लगाओगे तो मार्क्स बिल्कुल कटेगा, हाफ मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फोर्थ नंबर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर
क्यूब। इसमें h नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही उसके हाइट के बराबर होता है। सेम फॉर हेमिस्फेयर और स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का क्या हो जाएगा? स्पेलिंग होगा SPHERE, ठीक है। स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको 6 फिगर करना है, 6 का वॉल्यूम। अब आ जाइए 6 के CSA। तो पहला का CSA क्या हो जाएगा? क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ मैं क्यूब, आप पूरा लिखिएगा CSA ऑफ क्यूब। तो क्यूब का CSA क्या होता है? 4A²। क्यूबॉइड का CSA क्या होता है भाई? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद सिलेंडर, CYLINDER। सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πRh। क्या हो जाएगा? 2πRh। नाउ कम्स टू कोन। कोन का क्या हो जाता है? πRL। L क्या होता है? याद करिए, स्लैंट हाइट। क्या होता है? स्लैंट हाइट, ठीक है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का CSA क्या होता है? हेमिस्फेयर का CSA होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। स्फेयर का स्फेयर का वो नहीं होता है, क्या नहीं होता है? CSA नहीं होता है, उसको आप डैश छोड़ दीजिए, सिर्फ उसका TSA होता है। आ जाइए TSA वाले कॉलम में। TSA में देखें अगर, तो क्यूब का क्या हो जाएगा भाई? क्यूब का हो जाता है 6A²। नाउ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। नाउ व्हाट? कोन। कोन का क्या हो जाएगा? सॉरी, सिलेंडर बच गया भाई, सिलेंडर। सीक्वेंस चलना चाहिए, सीक्वेंस में नहीं करवाने का है। सिलेंडर, सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2πr ब्रैकेट R प्लस H। नाउ कोन, कोन का क्या हो जाएगा? πRL प्लस R। उसके बाद क्या आ जाएगा? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 3πr²। स्फेयर 4πr²। तो ये टोटल किसका है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 6 त्रिक 18 फॉर्मूले हैं आपके पास, 17 फॉर्मूले। 17 फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, ऐसे करके टेबल बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा एक साइड पूरा, और हर दिन उसको देखिए। ऐसे जगह पे रखिए फॉर्मूला चार्ट को कि आपको हर दिन हर समय उस पर नज़र जाते रहे, जिससे कि आपके दिमाग में वो रिकॉल होते रहेगा बार बार। नेक्स्ट हम लोग आपके चैप्टर पे चलेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। तो आइए स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या आता है भाई? मीन। मीन निकालने के 2 मेथड्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ FI XI बाई FI। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, ठीक है भाई। अब आ जाइए अज्यूम मीन मेथड से। तो क्या हो जाएगा? A प्लस समेशन FI UI बाई समेशन FI। सबका मतलब मैं बता दूंगा आपको। ये हो गया मीन, देखिए ध्यान से, A प्लस FI UI बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। अब आ जाइए मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा के लिए क्या हो जाएगा? मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिए मीडियन बराबर क्या हो जाता है, तो बहुत सिंपल है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्या है फॉर्मूला? एक बार देख लीजिए। L बता दूंगा मैं क्या है, लोअर लिमिट होता है वैसे, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब आ जाइए मोड। मोड, तो मोड बराबर क्या हो जाएगा? L, फिर उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा? F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, तो L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझते चलते हैं। FI क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। कोई भी इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होता है। XI क्या होता है? क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। तो इसका फॉर्मूला भी होगा भाई, तो क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। A यहाँ पे क्या है? अज्यूम्ड मीन। क्या है? अज्यूम्ड मीन। तो A को क्या लिखते हैं हम लोग? अज्यूम्ड मीन।
ठीक है, और क्या बच गया इससे, इसे सब क्लियर है। यू आई आपको पता है एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है, ध्यान से। अब आ जाइए एल, एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। अगर मीडियन की बात करें तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये लिखना बहुत जरूरी है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। एन क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, यहां मैं लिख दे रहा हूं एन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, उसको एन बोलते हैं। सी एफ, सी एफ बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच हाइट या रेंज ऑफ द क्लास, एच इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द क्लास। रेंज ऑफ द क्लास क्या होता है वो बता दे रहा हूं मैं। देखिए मान लीजिए अगर 10 से 20 दिया हुआ इंटरवल, 20 से 30 दिया हुआ है, तो यहां इन दोनों इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो 10 से 20 10, 20 से 10 मतलब 20 से 30 अगेन 10, तो ये एच कहलाता है। F1 हो गया, मोड के केस में अगर आए हम लोग, F1 हो जाता है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले वाला, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 क्या हो जाएगा भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, SUCCEE, भाई सक्सीडिंग का स्पेलिंग वहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और F2 क्या हो जाएगा, सॉरी F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और F2 क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इतना ही में स्टैटिस्टिक्स है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा एंड मोड फॉर कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसी का मतलब आउटकम्स, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग एन इवेंट, नॉट ऑकरिंग एन इवेंट तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूला है जो आपको किस में यूज करना है, प्रोबेबिलिटी में यूज करना है। सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज होता है। ये क्या है, किसी के मतलब कल मंडे आने के चांसेस अगर 20% है तो नहीं आने के चांसेस कितने हैं, 80%। तो कैसे पता किया, आने के चांसेस थे 20%, तो नहीं आने के चांसेस के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ प्रोबेबिलिटी में, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होता है, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 0 होता है। 1 से ज़्यादा अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आई होप कि ये जो वीडियो है इसमें मैंने लगभग सारे फॉर्मूले को कवर किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाया है वो सारे फॉर्मूले को आप एक जगह नोट करिए और उसको अपने स्टडी रूम में या जहाँ भी आप पढ़ते हो बैठ करके वहाँ पर उसको रखिए, सटा के रखिए, चिपका के रखिए, ताकि आपके आँख से उसको बार बार जो है उसको देखें तो भैया कुछ याद आए और याद आए रिकॉल होते रहे। नहीं तो पता चला बस सब पढ़ने के बाद सब गुल गोबर हो गया। तो उसको होने से बचाइए, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कीजिए, ऐश कीजिए जीवन में। उसके बाद फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।